हेलो आरएएस एस्पिरेंट्स, आपका कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हमने एक सीरीज चला रखी है PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन पे। तो हमने इसमें देखा कि 2013, 2016 और 2018 और अंत में हम देखेंगे 2021 के जो पेपर्स हुए हैं आरएएस मुख्य परीक्षा के, उन पे डिस्कशंस किया। कुछ कैंडिडेट्स की हमने कॉपी भी देखी कि उन्होंने किस तरह से लिखा है और किस तरह से लिखना चाहिए, मॉडल आंसर क्या होना चाहिए और कौन कौन सी कमियां रही उनमें। तो हमने यह देखा और आज हम देखेंगे कि जो 2018 के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के जो सवाल पूछे गए थे उन बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 15 वर्ड्स में है और ये 100 वर्ड्स में है। आपको पता ही है अपना सब्जेक्ट है वो चल रहा है लोक प्रशासन, प्रश्न पत्र 3। ठीक है, चलते हैं आगे और पहले सवाल की ओर। न्यायिक नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध और परमादेश में क्या अंतर है? दो चीजें दी है, एक है प्रतिषेध और दूसरा है परमादेश। परमादेश, इस बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, और एक बात का यहाँ ध्यान रखने के लिए मैं कहूँगा, और ज़्यादातर हम गलतियाँ कर बैठते हैं और हमारा जो सवाल है वह गलत हो जाता है। गलत होता है गलतफहमी की वजह से। कैसे, मैं समझाता हूँ कि सवाल में पहले प्रतिषेध लिखा हुआ है तो हमें प्रेजेंटेशन में इधर प्रतिषेध लिखना है और इधर परमादेश लिखा हुआ है तो इधर ही लिखना है। नहीं तो होता ही है, कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि परमादेश को इधर लिख देते हैं, प्रतिषेध को इधर लिख देते हैं। अब पॉइंट्स तो हम तो सही लिखते जा रहे हैं, लेकिन जांचने वाले ने ये सोच लिया कि ये परमादेश का लिखा है, इधर प्रतिषेध का लिखा है। ठीक है, तो वह आपका आंसर है वो गलत होने की संभावना है। इसलिए सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखें कि किस साइड में हमें क्या वर्ड लिखना है। ठीक है, अब इन पे डिस्कशन करते हैं कि प्रतिषेध क्या है और परमादेश क्या है। प्रतिषेध का मतलब है किसी कार्य को रोकना, प्रोहिबिट करना। ठीक है, तो यह न्यायिक क्षेत्र में कोई उच्च जो अदालत होती है या पीठ होती है, ठीक है, उच्च अदालत द्वारा जो निम्न अदालत है उसको यह आदेश दिया जाता है कि यह जो कार्य है वह आपके कानूनी रूप से क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतः इस पे आप कार्यवाही नहीं करेंगे और उस कार्य को रोकने के लिए कहती है। वहीं परमादेश है तो ये क्या हुआ, एक नकारात्मक प्रकृति का हो गया। ठीक है, इसमें नकारात्मक प्रकृति होगी कि यह किसी कार्य में ना दे रहा है कि आप रुक जाइए। वहीं परमादेश है वह जारी किया जाता है किसी याचिका के माध्यम से। इसमें स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और कभी भी जारी की जा सकती है, लेकिन इसमें जब कोई पीड़ित या विक्टिम जाता है याचिका लेकर, रिट लेकर, तो ही जारी की जाती है। ठीक है, और इसमें समझने वाली बात यह है, यह किसे जारी की जाती है, किसी सरकारी अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को जारी की जाती है। क्यों जारी की जाती है? क्योंकि उसे कहा जाता है कि आपका कर्तव्य जो है उसे आप भुला चुके हैं, उसे क्लियर कीजिए। अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए यह किया जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगा, प्रतिषेध लिखेंगे, इस परमादेश लिखेंगे। देखते हैं कि कॉपीज में कैंडिडेट्स ने किस तरह से लिखा है और क्या मार्क्स दिए हैं। परमादेश, परमादेश कार्य करवाने का आदेश देती। अब देखो, हो गया ना ऐसा कि यह उल्टा हो गया एक तरह से।
इधर का भाग इधर हो गया, इधर का भाग इधर हो गया, ठीक है। तो ये उल्टे होने की वजह से हमें जो मार्क्स है वो भी उस हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। आदेश देती है और यह न्यायिक और सामान्य प्रशासकों के विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक है। प्रकृति है वो सकारात्मक है और अधिक व्यापक है। वहीं प्रतिषेध रिट है वो रोकने का आदेश है और यह केवल न्यायिक अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है और प्रकृति वो नकारात्मक है और क्षेत्र है वो संकीर्ण है, ठीक है। और इसमें कितने नंबर दिए गए हैं, इन्हें 3 नंबर दिए गए हैं। कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं इन्होंने और कुछ है वो काफ़ी प्रभावी भी है। अब देखते हैं हम अगले सवाल की ओर, अगले कैंडिडेट की ओर। प्रतिषेध और परमादेश, यह न्यायपालिका एससी द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को विरुद्ध जारी, ये एससी यानी सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है, ये बड़ी जो न्यायालय है जैसे उच्च न्यायालय है, कोई पीठ है, खंडपीठ है, वह भी जारी कर सकती है और यह नकारात्मक होती है और इसमें अधीनस्थ न्यायालयों को रोका जाता है कि यह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, ठीक है। और यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है और नकारात्मक होती है जो प्रशासकों को जनहित के कार्य विशेष को करने के आदेश होता है और ये सामाजिक कार्य है तो आदेश द्वारा सामाजिक कल्याण, ये ठीक है, और जनहित याचिका के आधार पर जारी की जाती है, ठीक है। इसमें अच्छे जो मार्क्स है वो इन्होंने गेन किए, 5 में से जो है 4 नंबर इनको दिए गए हैं। आगे चलते हैं। प्रतिषेध, ये अपना मॉडल आंसर है कि हम इस तरह से लिखते हैं और भी कई सारे पॉइंट्स है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा हमारे पास स्पेस और समय की कमी है तो इतना काफ़ी है कि यह लेख उच्च स्तरीय न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालय को जारी किया जाता है और उद्देश्य है कि नीचे के न्यायालय को ऐसा कार्य करने से रोकना जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है। वहीं परमादेश है वह ऐसा लेख है जो सरकारी अधिकारियों को प्रसारित किया जाता है और उन्हें कार्य के लिए बाध्य करने हेतु किया जाता है। और क्यों किया जाता है, उद्देश्य है वह आज्ञा दी जाती है कि वे उन कर्तव्यों का पालन करें जिनको वे भुला चुके हैं। तो ये बात हुई अपनी पहले सवाल की, मतलब प्रतिषेध और परमादेश में क्या अंतर है। अपना दूसरा प्रश्न है वह है प्रशासन की नवशास्त्रीय विचारधारा की मुख्य मान्यताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। पहले एक विचारधारा थी उसका नाम था शास्त्रीय विचारधारा, ठीक है, पबैड में शास्त्रीय विचारधारा। इसके अंदर क्या था कि मनुष्य को यांत्रिक उपकरण के रूप में माना जाता था, ठीक है। और इसमें क्या था कि भर्ती, कार्य और निगरानी सब एक वैज्ञानिक सूक्ष्मता के साथ होता था। हर जगह गलतियां निकालना और इस तरह से सिस्टमेटिक रूप से चलना, एक व्यक्ति को बना दिया गया था कि आप एक यंत्र का हिस्सा है, उस तरह से, यानी यांत्रिक पशु बना दिया गया था। लेकिन नवशास्त्रीय विचारधारा आती है तो उसमें कुछ चेंजेज होते हैं। वहाँ क्या होता है नवशास्त्रीय विचारधारा में, इसमें व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में माना जाता है, ठीक है, सामाजिक प्राणी, जिसमें किस पे बल दिया जाता है, मनुष्य के जो औपचारिक अनौपचारिक संबंध है ना, उन पे बल दिया जाता है। और क्या होता है कि जो मनोबल है और उत्पादकता है इनको पैरेलल माना जाता है कि मनोबल ऊंचा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और यदि मनोबल नीचा है तो उत्पादकता भी नहीं बढ़ेगी। यह सिस्टम था, ठीक है। और इसमें एक तकनीकी के साथ साथ जो नेतृत्व करने की क्षमता है, सामाजिक कौशल है, इनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। जो धारा है वो अपनी नव शास्त्रीय विचारधारा। अब देखते हैं कि कैंडिडेट्स ने इसके कैसे आंसर लिखे हैं। नवशास्त्रीय विचारधारा श्रमिकों को सामाजिक मानव मानती है और आर्थिक तत्वों को नकारती है, ठीक है। अनौपचारिक संगठन की वकालत, तथ्यों के स्थान पर मूल्यों पर बल और सामाजिक मान्यताओं, भावनाओं, पारंपरिक संबंधों पर बल देती है। संगठन में हर्ड परिकल्पना को भी महत्व और मानव कल्याण पर बल देती है। मतलब काफी सही लिखा है, लेकिन नंबर है वो
2 ही दिए गए हैं। तो प्रेजेंटेशन में भी इतनी ज़्यादा हमें अपन देख रहे हैं कि कमी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह एक मानवीय व्यवहार पर भी असर पड़ता है कि उन्होंने हो सकता है कोई टेक्निकल वर्ड्स ढूंढे होंगे जो इन्हें कीवर्ड्स मिले नहीं होंगे। अगले कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि मनुष्य आर्थिक प्राणी नहीं होता, साथ ही वह सामाजिक प्राणी भी होता है। इस पर बल दिया गया कि यह चीज इसमें मानी गई। दूसरा, आर्थिक अभिप्रेरणा के स्थान पर अनार्थिक अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण। सही है यह भी बात कि उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें सामाजिक मूल्यों और पहलपन इस तरह के सदस्य जो मूल्य हैं उन पर भी बल देने के लिए किया गया। संगठन में अनौपचारिक संगठनों का महत्व बिल्कुल सही है। कार्य दशाओं एवं कार्य संस्कृति का महत्व, और 3E को नकारा गया, जो इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस और है ना उनको, और सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक। बिल्कुल सही लिखा है। 5 में से 3.5 नंबर दिए हैं, जो इस तरह के प्रश्न में काफी अच्छे हैं। ठीक है, क्या लिखा जाना चाहिए? पहला तो है कि मानव कारकों को संगठन में सबसे महत्वपूर्ण माना गया। यह नहीं माना गया कि हमें सिर्फ पैसे कमाने हैं या टारगेट को अचीव करना है, लेकिन मानवीय मूल्यों का ध्यान रखते हुए, मानव को सामाजिक प्राणी मानते हुए मूल्यों की ओर या लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है कि मानव कारकों को। दूसरा है, व्यावसायिक संगठनों की पहचान सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है, कि व्यावसायिक संगठन है वो भी एक सामाजिक व्यवस्था ही है। कंपनी है तो एक सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि काफी लोग उसमें ऐड है और काम कर रहे हैं। दूसरा है, मनोबल और उत्पादकता एक संगठन में साथ साथ काम करते हैं। जैसा कि अपन ने पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं अपन की, यदि मनोबल ऊपर है तो संगठन का उद्देश्य और उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी, यदि नहीं है तो प्रतिकूल होगा। कार्यकर्ता की उत्पादकता और संतुष्टि को निर्धारित करने में जो सोशियो साइकोलॉजिकल कारक है उनको महत्व को प्रकट किया गया, कि यदि उत्पादकता बढ़ानी है, संतुष्टि को निर्धारित करना है, तो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक है उनको भी ऐड करना पड़ेगा, और उनके आधार पर ही उन्हें महत्व देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है, प्रबंधन का उद्देश्य तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक और नेतृत्व कौशल को भी विकसित करना है। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गए अपने 5 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से अपन लिखते हैं तो 4 से कम तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है, अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न, लोक प्रशासन के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व, हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई भी कंपनी जैसे टाटा है या फिर कोई और भी कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, फिलिप्स है वगैरह वगैरह, तो वो क्या करती है, कंपनी को क्या चाहिए शुरुआत में, कंपनी को चाहिए मानवीय संसाधन। ठीक है, मानवीय संसाधन, और इसके साथ साथ भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन जैसे कौन कौन से हो सकते हैं भौतिक संसाधन? जमीन, ठीक है, पर्यावरण, ठीक है, जल, विद्युत आदि। ठीक है, काफी तत्व होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है भौतिक संसाधनों की। वही मानवीय संसाधन भी कहां से प्राप्त, तो ये मानवीय और भौतिक संसाधन कहां से प्राप्त किए जाते हैं? ये समाज से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, समाज से प्राप्त किए जाते हैं। अब क्या होता है कि कंपनी का समाज के प्रति भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह इस समाज में किन किन तत्वों पर ध्यान देगा? पर्यावरण, ठीक है, और कुछ जैसे वर्ग हैं, ठीक है, महिला वर्ग है ना, शोषित है, दलित है, या फिर बाल श्रम को रोकना है, शिक्षा को बढ़ाना है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर वह ध्यान दे और उसमें कुछ अपना हिस्सा है वो यहाँ पे दे, जिससे कि इनका कल्याण हो सके। ठीक है, इसे कहते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल
रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR भी हम कहते हैं। तो आपको यह अवधारणा समझ में आ गई होगी कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, आगे कैंडिडेट्स की कॉपी हम देखते हैं। लोक प्रशासन में जब नवीन प्रबंधन NPM की अवधारणा आई तो इसमें निजी क्षेत्र की तकनीकों यथा उनको अपनाया गया। इसी संदर्भ में कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना आई, जिसमें कंपनी पर सामाजिक उत्थान, मानव कल्याण, पर्यावरण, क्षमता निर्माण, समाज के विकास को पूरित करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। इसे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहा गया। इसी प्रकार लोक सेवकों पर बड़ी सामाजिक कल्याण हेतु प्रेरित किया गया। फिर क्या है, प्रयास संपूर्ण विकास हेतु लोक सेवकों को अग्र सक्रिय होकर करना पड़ता है। ठीक है, इतना स्पष्ट नहीं लिखा है तो इन्हें डेढ़ नंबर प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड कैंडिडेट की ओर। इन्होंने लिखा है कि लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण, उन्हें न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्रदान कर। ये जो चीजें हैं ठीक है, लेकिन इतनी भी प्रभावी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इससे अलग होता है। ये कार्य है वो अलग है, न्याय दिलाना, समानता। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में लोक सेवकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और उन्हें सामूहिक प्रयासों के माध्यम से लोक कल्याण के सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। इसके साथ ही लोक प्रशासन में लोक सेवक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग एवं, ये इतना प्रभावी आंसर हम नहीं कह सकते। यहाँ ये कीवर्ड से लिखे हुए हैं, बिल्कुल सतत पोषणीय विकास है, समावेशी विकास है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग है, उपयोग है, सॉरी, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। लेकिन अभी भी हम एक जो पर्टिकुलर चीज़ है उस पे हम मूल भावना या सेंट्रल आइडिया है उस पे हम नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखते हैं कि लोक प्रशासन में सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ समाज की भलाई, आवश्यकताओं एवं मूल्यों के संदर्भ में व्यवसाय या कंपनी द्वारा निर्वहन करने योग्य जिम्मेदारी है। यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि आप समाज कल्याण के लिए उनकी आवश्यकताओं और मूल्यों पर खर्च करें। जो भी आपने लाभ प्राप्त किया है वो समाज से ही प्राप्त किया है, और यदि आपको एग्जिस्टेंस बनाए रखना है तो भी आप समाज से ही बनाए रखोगे। कौन सी कंपनी टिक सकती है ज्यादा? जो समाज में अच्छा काम करेगी और समाज के प्रति कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रखेगी। आज कंपनी है कोई जालसाजी कर रही है या फिर झूठ कपट इस तरह से करके पैसे हड़प रही है, तो कितने दिन चलेगी? थोड़े दिन। जैसे कौन सी संजीवनी कोऑपरेटिव कंपनी थी, कौन सी थी, उन्होंने चिट फंड में पैसे लगे, लोगों से बहुत पैसे लिए, यहाँ तक कि एक सामान्य कर्मचारी और एक सामान्य मजदूर भी उसमें पैसा लगा रहा था तो भाग गई। तो एग्जिस्टेंस है वो लंबा नहीं रहा। वहीं हम टाटा का देख लें या फिर इन्फोसिस का देख लें, जिन्होंने पैसे समाज में शिक्षा के क्षेत्र में लगा रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस है तो वो लंबा और दीर्घावधि तक रहेगा। ठीक है, तो व्यवसाय यह जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निर्वहन कर सके। इसके अंतर्गत ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, बाल श्रम को रोकना, महिलाओं, दलितों, विकलांगों के लिए अनुकूल कार्यदशाएं उपलब्ध कराना, पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली तकनीकों को बढ़ावा देना और सतत पोषणीय या सतत विकास अवधारणाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लोक प्रशासन में CSR। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रबंध का दर्शन। ये जो सवाल है यह एकदम नया था। प्रबंधन हालांकि था, प्रबंधन, लोक प्रशासन और प्रबंधन, लेकिन प्रबंध का दर्शन करके दे दिया कि प्रबंध का दर्शन क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 2-3 चीजें ऐड करते हैं कि इसका एक सामान्य सा अर्थ क्या है और इसमें परिभाषा क्या बनती है या इसकी मूल भावना क्या है ना। तो इन चीज़ों को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि नेतृत्व का गुण होता है। जो सदस्य होते हैं उनके प्रयासों को एक योजना के रूप में ढालता है, फिर नियंत्रण और नियोजन करते हुए किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है। और इसमें टीम भावना होती है। ठीक है, टीम भावना होती है, एक नेतृत्व होता है और सामूहिक प्रयास होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सामूहिक प्रयासों के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, निर्धारित जो किया गया है लक्ष्य प्राप्ति। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, इसकी थोड़ी सी एक परिभाषा लिखनी है, फिर इसकी विशेषता लिखनी है और कुछ है जो आइडियाज है कि इसमें जो नेतृत्व की भावना होती है, टीम भावना होती है, लक्ष्य
प्राप्त किया जाता है वो सामूहिक प्रयासों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। कुछ कैंडिडेट्स के लिखे गए हैं आंसर, इतने बढ़िया नहीं होने के कारण सिर्फ ये 1.25 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि तात्पर्य है प्रबंधक द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीक एवं कार्य प्रणाली वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में टेलर ने, अब यहां से लिखना था सही, लेकिन यहाँ टेलर के पीछे लग गए। तो दर्शन को महत्वपूर्ण माना एवं टेलर ने कहा कि प्रबंधकों को एक दर्शन विकसित करना चाहिए जिसमें अंगूठे के नियम के स्थान पर आधुनिक नियम, श्रमिकों में सहयोग की भावना विकसित करना, एकल की बजाय सामूहिकता पर बल और झगड़ों के स्थान पर, मतलब टेलर के ये थोड़े पीछे ज्यादा ही पड़ गए। टेलर वाले यहाँ सिद्धांत है वो हमें नहीं डालने थे। ठीक है, अगली कॉपी देखते हैं। इसमें भी इन्हें काफी सही लिखा है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रयोग है, फिर सांगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पोस्ट कॉर्प गतिविधियों को करना, लोगों का चातुर्यपूर्ण तरीके से संचालन करना, ये थोड़ी जो लाइन है वो अपनी सही ढंग से नहीं है। सामूहिक प्रयास, समान लक्ष्य और सांगठनिक नियम पद्धति पर आधारित कार्य, समाज के विकास, राजनीति नियमों और निर्माण में सलाह, नीतियों क्रियान्वयन, ये चीज तो पहले से ही है जो लोक प्रशासन में है बट प्रबंधन में नहीं है। ठीक है, देखते हैं हम किस तरह से क्या लिखना है। प्रबंध संगठन के सदस्यों के प्रयासों की योजना बनाने, उन्हें संगठित करने, उनका नेतृत्व करने और उन्हें नियंत्रित करने के साथ निर्धारित लक्ष्यों को प्रदान करने के लिए अन्य सभी संगठनात्मक संसाधनों का सदुपयोग। अन्य सभी संगठनात्मक कौन कौन से? भौतिक और मानवीय। ठीक है, इन गतिविधियों का सदुपयोग। ठीक है, और क्या है? योजना बनाना, संगठित करना, नेतृत्व करना, टीम भावना, ये सारी चीजें इसमें आती है। फिर यह संगठनात्मक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है और विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। इसमें निर्देशन, नियंत्रण, योजना, समन्वय ये शामिल है। और क्या प्राप्त करना है? अल्टीमेट जो हमारा उद्देश्य है वह रहता है लक्ष्य प्राप्ति, जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करना। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त क्षेत्राधिकार से कौन से पदों और व्यक्तियों को छूट प्रदान की गई है? तो सबसे पहले हम देखें तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान। ठीक है, इन्हें लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। फिर महालेखाकार जो एजी है उन्हें भी बाहर रखा गया है। फिर जो न्यायिक अधिकारी है वे न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी जो भारत और राजस्थान दोनों के, राजस्थान और भारत के भी, इन्हें बाहर रखा गया है। फिर सरपंच, पंच और विधायक, ठीक है, इन्हें बाहर रखा गया है। ठीक है, फिर जो बाहर रखा गया है वो है जो सेवानिवृत्त लोक सेवक, सेवानिवृत्त लोक सेवक, इन्हें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। ठीक है, इस तरह से और भी एक दो पद हैं और हम देखते हैं कि इनमें क्या लिखा गया है। और इसमें इतना सीधा सीधा ही लिखना था, कोई बड़ा वो झमेला नहीं है। जिसको याद था वो फटाक से लिख दिया, याद नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय न्यायिक अधिकारियों और न्यायिक सेवा के कार्मिकों के, हाँ, आरपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष, अन्य कार्मिक इसमें शामिल नहीं है। केवल जो लोकायुक्त की साइट है उस पर आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का लिखा हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग को है, सरपंच, पंच, विधायक और सांसदों का नहीं लिखा हुआ है। हालांकि ये बाहर हैं लेकिन उस साइट पे, और ये जो आंसर में है वो नहीं लिखा गया है उनके की, इनको छूट दी गई है। मुख्यमंत्री को बाहर रखा गया है और राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, 3.5 नंबर दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं सेकंड कैंडिडेट के। मुख्यमंत्री, यहाँ लिखना जरूरी था कि कौन से मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान। ठीक है, पर्टिकुलर। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी सही हैं। सरपंच, विधायक और संसद सदस्य का उसमें नहीं उल्लेख किया गया है कहीं पर भी।
न्यायपालिका के न्यायाधीश और सदस्य, गैर सरकारी उपक्रम संस्थाओं के सदस्य, राज्यपाल। राज्यपाल का भी उसमें नहीं लिखा हुआ है, हालांकि ये बाहर हो सकते हैं बाहर, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। तो जो चीज वहां नहीं लिखी गई है इसको अपन को लिखना कोई जरूरी नहीं। इस तरह से कई सारे पद हो जाएंगे कि कौन कौन से छूट से बाहर हैं। ऐसे राजदूत वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इनको हमें नहीं लिखना है जब तक उसमें कैटेगराइज नहीं किया जाता है तब तक। आगे चलते हैं, कौन कौन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधीश अथवा संविधान के न्यायिक सेवा का सदस्य अनुच्छेद 236 के अंतर्गत आते हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान, महालेखाकार राजस्थान, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, पंच सरपंच, सेवानिवृत्त लोक सेवक राजस्थान, विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्त, इनको भी यहां से छूट दी गई है। आगे चलते हैं, ये जो सवाल है वो अपना 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है और 100 वर्ड में है, 100 वर्ड्स। ठीक है। अब यहां है कि प्रधान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, जिसे 14 नवंबर 2011 को लागू किया था, कि क्या है कि एक नियत समय सीमा में निर्धारित की गई है समय सीमा, उसमें किसी भी व्यक्ति को, प्रार्थी को सेवा उपलब्ध करवाना जरूरी है। यदि सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो कारण सहित उसे लिखा जाता है कि इस कारण आपको यह सेवा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। फिर यदि वह संतुष्ट नहीं होता है और एक अपील अधिकारी के पास में जाता है और कहता है कि हमें फलां व्यक्ति ने, फलां अधिकारी ने, पदाभिहित अधिकारी ने यह सेवा उपलब्ध नहीं करवाई है, तो वह उनकी सुनवाई करेगा और सुनवाई में पर्याप्त कारण नहीं है कि पदाभिहित कर्मचारी या अधिकारी ने क्यों नहीं करवाई है, तो उस पर शास्ति लगती है। वह पर डे 250 रुपए से, जो 500 से अधिक और 5000 तक की हो सकती है, वो उसके वेतन से वसूलनीय है। ठीक है। मूल भावना यही है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, भ्रष्टाचार को कम करना है और लोगों को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करना है। तो मूल भावना इस अधिनियम की यह थी। ठीक है, जिसे 14 नवंबर 2011 में लागू किया गया। अब इसकी मुख्य बातें क्या थी हम देख लेते हैं मॉडल आंसर में। ठीक है, क्या क्या है इसमें। राजस्थान में एक तो डेट लिख दी कि किस डेट को शुरू हुआ। ठीक है। दूसरा, इस कानून के अंतर्गत कुल 13 धाराएं शामिल हैं। धारा 2, 3 में परिभाषा और लोक प्राधिकारी का वर्णन किया गया है। ये कानून राज्य नागरिकों को नियत समयबद्ध लोक सेवाएं योजनाएं गारंटी देता प्रदान करने की गारंटी देता है। कानून में लोक प्राधिकारी से आशय सरकार के सभी लोक अधिकारी, सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन स्थापित संस्थाएं, राजपत्र में उल्लेखित जो भी हैं, वो राज्य के कुल 18 विभागों की 153 सेवाएं हैं वो शामिल किया गया है। यह आप इसको अपडेट करते रहना कि अभी कितनी है। अभी तक जैसा कि सर्च किया है मैंने कि 18 और 153 ही बता रही है कुछ पोर्टल्स पे। यदि लोक सेवा प्राधिकारी निश्चित समय पर मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है तो प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके संबंध में शास्ति आरोपित कर सकता है। प्रतिदिन 500 नहीं है, 250 रुपए हैं, 500 से अधिक और 5000 तक की निर्धारित की गई है। अतः यह कानून लोक सेवा उत्तरदायित्व स्थापित करता है, गुड गवर्नेंस है वगैरह वगैरह, ये चीजें लिखी जा सकती है। अगले कैंडिडेट ने लिखा है 153 सेवाएं और 18 विभाग, पारदर्शितापूर्ण, समयबद्ध, ये सही लिखा है। और फिर लोक सेवाओं संबंधी घोषणा शूद्र से स्थान पर प्रकट करना और इसके प्रारूप को भरते, और यही जो चीजें विशेषताएं हैं वो काफी लिखी है इन्होंने। और कितनी लिखी है यह अभी संख्या में नहीं है। 25,000 अधिकतम, ये गलत है। ठीक है। और प्रतिदिन ये सही है और 5000 तक ही है, शास्ती है वो 5000 रुपए तक है। और डिस्कशन करना था तो इन्होंने लिखा है कि अपील अधिकारी का संबंधित विभाग के अध्यक्ष का होना, केवल 18 विभागों तक सीमित होना, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करना, अधिकारियों का बचाव, भ्रष्टाचार आदि कमियां पाई जाती है। लेकिन फिर भी राजस्थान गारंटी अधिनियम नागरिकों को समयबद्ध सेवा पूर्ति गारंटी और पारदर्शितापूर्ण सेवा
और जन भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें होना क्या क्या चाहिए और किस तरह से प्रेजेंट करना। थोड़ा सा इस तरह से एक बिंदुवार पॉइंट्स है वो होना चाहिए अपने पास, जिसमें वो टक 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 इस तरह से सीधे ही देख सकें, है ना। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शी और जवाबदेही को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार में कमी लाना। स्पेस वही है, लेकिन काफी चीजों को क्लियरली लिखना है हमें। दूसरा, राजस्थान में इस अधिनियम को 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया और इस अधिनियम में 15 विभागों की लगभग 118 विभाग लिखने थे, 18 विभागों की लगभग 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। और इसमें जो भी लिस्टेड विभाग है उसको एक उत्तरदायी कार्मिक नियुक्त करेगा और इस कार्मिक की जो ससमय अभिस्वीकृति देगा कि मैंने इस अपीलार्थी या फिर इस प्रार्थी का फॉर्म ले लिया है, और डेट लिखनी होगी कि इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, यदि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वह उसे वापस भेज सकता है और कह सकता है कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लाइए और आपको अभिस्वीकृति देंगे, रसीद देंगे कि आपने है वो हमें फॉर्म दे दिया है। ठीक है, फिर निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, अन्यथा पदाभिहित अधिकारी कारण स्पष्ट करेगा। ठीक है, कारण बताएगा कि क्यों नहीं की गई। दूसरा है, पदाभिहित अधिकारी अनिवार्य रूप से जन जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड पर संबंधित सेवाओं का प्रदर्शन करेगा। जैसे अपन किसी ऑफिस में जाते हैं, आपने देखा होगा कि बोर्ड पे ये लगा होता है कि नामांतरण कितनी डेट मिलेगा, कोई विशेष तरमीम करवानी है वह कितने समय में मिलेगी, या फिर कोई एक जाति प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, जितने सारे प्रमाण पत्र है, जितने सारे कार्य है उस ऑफिस से संबंधित, वे एक चार्ट में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिए लिखे होते हैं। उसके दो कारण होते हैं, एक तो ये कारण, दूसरा कारण है वो है सिटीजन चार्टर के कारण भी। ये आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, इसके तहत भी समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करवाई जानी होती है। ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस दे नहीं होगी। प्रार्थी नियत समय सीमा के 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील करेगा, वह सेवा प्रदान करेगा और नामंजूर भी कर सकता है। द्वितीय है, जो वो पहला जो सेवाएं नहीं दी गई है या अपर्याप्त कारणों से उसे नामंजूर किया गया है तो 500 से लेकर 5000 रुपए तक की शास्ति लगा सकेगा। यह पर्याप्त कारणों से विफलता के लिए 500 से 5000 तक प्रथम अपील अधिकारी पर भी लगा सकेगा, और यह राशि है वो द्वितीय अपील अधिकारी का आदेशानुसार जो प्रार्थी है उसको प्रतिकर के रूप में भी दी जा सकती है। ठीक है, तो इसमें एक तो लेट लतीफी होती है, दूसरा इसको कम किया जाने के लिए यह लाया गया है, लेकिन जन जागरूकता नहीं है, या फिर बॉस होता है उसी के विरुद्ध सूचना आती है तो वो सूचना में लेट लतीफी करते हैं या पक्षपात से करते हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार से संबंधित है, वो भी चीजें हैं वो आ जाती है। तो कई कमियां हैं, और अब काफी टाइम भी हो गया है फिर भी इतना प्रभावी नहीं है, और पूर्ण पालना नहीं होती है कि ये नोटिस पे तो चस्पा कर दिया कि हम नामांतरण है वो इतने 3 दिन में कर देंगे, लेकिन वह भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जन जागरूकता की कमी वगैरह इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है, अध्यादेश प्रख्यापित करने के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब राज्यपाल कब प्रख्यापित कर सकता है कि जब कोई विधानमंडल का सत्र है वो न चल रहा हो, विधानमंडल का सत्र न हो। ठीक है, दूसरा कि उसे ऐसे मामलों पर अत्यावश्यकता हो कि बहुत जरूरी अत्यावश्यक प्रकृति के हैं, उन पर बना सकता है। फिर इसका प्रभाव है वो वैसा ही होगा जैसे विधानमंडल द्वारा बनाया जाने पर होता है कानून। ठीक है, इसे कब लाया जाता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश से। इनकी सिफारिश या परामर्श है वो जरूरी है। ठीक है, और कब हटाया जा सकता है? अगला जो सत्र आता है उसके 6 सप्ताह बाद वह ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। यदि सत्र आता है उसके बाद में उसको स्वीकृत किया जाता है तो उसे स्थायी कानून बना दिया जाता है, अन्यथा वह नामंजूर कर दिया जाता है। और इसका विशेष विवरण है वो संविधान के
अनुच्छेद 213 में वर्णित है। ये आपको लाइन पहली पंक्ति में लिख देनी है। ठीक है, देखते हैं हम क्या क्या इसमें शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्यपाल को 2 प्रकार की शक्तियां दी है, मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने की, दूसरी स्वविवेकीय शक्तियां, और राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, 213 में शामिल है। देखो यहाँ पर भी टिक किया है इन्होंने, ताकि इस लाइन पे इनका ध्यान गया है। जारी करने की शक्ति दी गई है, यदि विधानमंडल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्राधीन नहीं है और किसी भी लोक महत्व के विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल 213 के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह से ये कानून बना सकता है। अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानून में सामान्य प्रक्रियागत निर्मित कानून जितना ही बल होता है, वही शक्ति होती है जो विधानमंडल ने बनाई है, वही इसकी शक्ति होगी। यह विधानसभा और विधानमंडल के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक की मान्य रहता है। यदि इस अवधि में विधानमंडल को इसे सदन में रखकर कानून नहीं बनाती है तो इसका स्वतः ही अवसान हो जाता है। बिल्कुल राइट। फिर अध्यादेश केंद्र और राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले विषयों पर भी नहीं बनाया जा सकता। अतः अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को विशेष शक्ति है और संवैधानिक का अनुकूल होनी चाहिए। 5.5 नंबर दिए हैं। और भी चीजें लिखी जा सकती है कि इसकी है वो एक तरह से न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है, और ऐसे नहीं बना जा सकता जिसमें जो विषय राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दिए गए हैं, है ना, तो और भी कुछ चीजें छूट गई हैं। इनमें भी वही चीजें हैं कि न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। इसके द्वारा राज्यपाल विधानमंडल के समस्त कार्यों तक अध्यादेश पारित कर विधि निर्माण कर सकता है। राज्यपाल की ये शक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर, है ना, और 6 सप्ताह की अधिकतम अवधि तक रह सकता है। इसे कभी भी समाप्त कर सकती है विधानमंडल, है ना, कभी भी राज्यपाल है वो चाहे तो वापस ले सकता है। इस तरह से वही चीजें हैं जो अपन ने डिस्कस की थी। तो ठीक नंबर दिए गए हैं और 6 नंबर प्रदान किए गए हैं। और ये संभावना था कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा उलझाऊपन और उबारू बोर करने वाला नहीं हो, और कुछ वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया जाए और खुले खुले लिखा जाए, तो 7 नंबर तक भी हमें मिल सकते हैं। इसमें मॉडल आंसर में भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले 213 के अनुसार राज्यपाल तभी जारी कर सकता है जो संतुष्ट हो कि किसी विशेष मुद्दे पर कार्यवाही करना आवश्यक है, और वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही किसी अध्यादेश को प्रख्यापित या वापस ले सकता है। और राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर राज्य विधानमंडल पारित कर सकता है, यानी वही उन्हीं विषयों पर हटके किसी, जैसे विधानमंडल की शक्ति में ही नहीं है, उन विषयों पर है वो अध्यादेश राज्यपाल द्वारा नहीं लाया जा सकता। ठीक है, राज्यपाल की किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति व प्रभाव वही होगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा पेश किए गए अधिनियम का होता है। ठीक है, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र शुरू होने पर अध्यादेश पेश करेगा और इसे स्थायी कानून बना सकेगी या अस्वीकृत कर सकेगी। फिर यदि कोई अध्यादेश राज्य विधानमंडल में स्वीकृत या न किया जाए तो वह 6 सप्ताह में वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। फिर राष्ट्रपति के विचारणीय विषयों या विधेयकों के मामले राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित नहीं कर सकता। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है जिससे आपको काफ़ी अच्छे जो मार्क्स है वो प्राप्त हो सकें। ठीक है, और मेरा कहना यह भी है, और मैं अगली क्लासों में भी कह चुका हूं कि आपको आंसर राइटिंग साथ साथ में करनी है। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और कितना दूर रहते हैं, कितना पास रहते हैं, कितना अच्छा लिख पाते हैं, इन पे आप डिस्कशन कीजिए खुद, या आपके पीयर ग्रुप्स हैं उस पर भी आप डिस्कशन कीजिए। ठीक है, और एक दूसरे के क्वेश्चन को भी देखिए, आपने आंसर कैसा लिखा है, किसी ने कैसे शुरुआत की है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसमें आपके आंसर्स में केवल ऐसे फैलाव और अव्यवस्थित जो चीज़ें हैं वो नहीं आएगी, आपकी एक सीक्वेंस से और केवल व्यवस्थित और जो कीवर्ड्स हैं वो ही आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अपना अंतिम प्रश्न है, भारत में प्रशासन में सच्चरित्रता बढ़ाने के लिए अपनाए गए उपायों को समझाइए। अब उन उपायों को लिखना है जो इस सच्चरित्रता के लिए, और एक शब्द और है सुचिता के लिए
शुचिता बढ़ाने के लिए, जो स्वच्छता है उसको बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनको लिखिए। तो पहले तो अपन आचार संहिता लिखेंगे कि क्या क्या है, जैसे दहेज निषेध है ना, और क्या है, राजनीतिक तटस्थता है ना, राजनीतिक तटस्थता। हमें यह नहीं दिखाना है कि हम फलां पार्टी से हैं। हाँ, आप हो सकते हैं लेकिन किसी सार्वजनिक काम में ऐसे नहीं दिखाना है। और फिर क्या है कि सार्वजनिक मंच से आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, है ना, निजी व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाल विवाह से संबंधित आपको शपथ देनी पड़ती है ना। और फिर यह भी बताना पड़ता है कि आप जब पूर्व में सेवा से पूर्व आपको बताना होता है कि आपकी चल अचल संपत्ति क्या है। फिर प्रतिवर्ष आपको ये बताना पड़ता है कि आपने कितनी गेन कर ली है। फिर उसके बाद में कुछ संस्थाओं का हमें हवाला देना है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे सतर्कता है, सीबीसी, ठीक है ना, सीबीसी है, सीबीआई है, तो इन संस्थाओं का भी हमें हवाला देना है। फिर विसल ब्लोवर जो कानून है उसका भी देना है, आरटीआई है, इन सभी अधिनियमों और कानूनों का हमें हवाला देना है। और राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम आ गया, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो हमें इसमें डालनी है। तो इसमें क्या लिखा गया है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्म वचन में संगतता, गैर तरफदारी, तटस्थता आदि नैतिक नियमों का पालन करना और जन कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। कौन से, और प्रशासकों के लिए नैतिक आचार संहिता 1964 का निर्माण किया गया। द्वितीय और प्रथम जो रिपोर्ट है, गोरावाला रिपोर्ट है, संथान समिति की रिपोर्ट है, आरटीआई है, इनको लागू किया गया है। फिर नवीन तकनीकों आईसीटी O&M का सिटीजन चार्टर है, सचिवालय सुधार है, आरटीआई एमएमएस से पर्ट है, इनका प्रयोग किया गया है। तो काफ़ी पॉइंट्स और कीवर्ड्स अच्छे लिखे हैं, तो इन्हें 6 नंबर प्रदान किए गए हैं, ठीक है। अगले कैंडिडेट ने क्या लिखा है, प्रशासन में बढ़ाने के लिए 1966 में प्रथम प्रशासनिक रिपोर्ट, फिर 2005 में द्वितीय, फिर 1963, ये 1964 है, ठीक है। इनमें इनकी जो है सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। फिर 73वां संविधान और इनका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है, ये थोड़ी सी गप लगती है। फिर 2009 का शिक्षा का अधिकार, इसमें ये लिखा ठीक है लेकिन इसमें स्पेसिफिक वर्ड्स बताने हैं कि प्राथमिक शिक्षा से या शुरुआत से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप किसी तरह की इस मतलब बेईमानी या फिर भ्रष्टाचार इस चीज़ों में नहीं आओगे, कुछ गुणों का विकास इसके अंतर्गत किया गया तो सही रहता, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। 1973 में अधिनियम द्वारा लोकपाल लोकायुक्त है, यह भी अच्छी बात है। और नागरिक अधिकार पत्र है, इसकी घोषणा की गई है। न्यायालय में जो सक्रियता है उसकी की गई है, ये अच्छी बात है। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं वो किए गए हैं। थोड़ा सा यदि इसको व्यवस्थित रूप से हम देखें तो हमें क्या करना है, आचरण नियमों का निर्माण। कौन कौन से, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, ये आपका एक टू द फैक्ट और टू द पॉइंट कीवर्ड है आपका, ठीक है। यदि ये कीवर्ड्स हम नहीं लिखते हैं तो फिर एक्सपर्ट्स है वो देखते हैं कि इन्होंने कुछ गप्पे ही लिखी है सामान्य ज्ञ की ओर, ठीक है। केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955 है, रेलवे सेवा आचरण अधिनियम 1956 है। फिर आचार संहिता का निर्माण किया गया है, इसमें क्या करना है कि कर्तव्य पालन पूर्ण निष्ठा से, राजनीतिक तटस्थता, अचल संपत्ति का चल अचल जो संपत्ति है उसका विवरण देना, सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना नहीं करना, दहेज नहीं, सट्टेबाजी नहीं, धर्मनिरपेक्ष आचरण, उपहार लेने पर प्रतिबंध, ये काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है 1964 में। फिर सीबीआई का गठन है। भ्रष्टाचार विरोधी मामलों पर जटिल 1953 में। सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसका प्रयोग किया गया है। प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अन्य उपायों में है फिर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 है, सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 है तथा लोकपाल विधेयक 2014 है। इस तरह से अपना डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है
और हम अगली क्लास में मिलेंगे जो 2021 के पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे। उस पे केवल हम यह डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर किस तरह से लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि अभी तक उसकी कॉपीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो तब तक आप प्रयास कीजिए लिखने का और टॉपिक्स को देखिए, उन टॉपिक्स में से कौन कौन से सवाल आए हैं, कौन से सवाल आ सकते हैं, और इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं या किस तरह से इनकी टीचिंग की जा सकती है, इसके लिए आप सजेशंस ज़रूर दें। और इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी करते रहें आप भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना ध्यान केंद्रित होकर सुना। और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। बाय।